तो जैसे मैं तुमको बोलता हूँ अगर कि जो हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं वो हाइब्रिडाइज्ड हो जाते हैं, उसके बाद उनके अंदर क्या होता है, लोन पेयर्स या बॉन्डिंग पेयर्स होते हैं। ठीक है, लिखेंगे लिखेंगे दी बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज इनको भी क्या बोलते हैं हम लोग, लोन पेयर्स, रिपेल ईच अदर। ओके, एक दूसरे को क्या करते हैं, वो रिपेल करते हैं। एंड दे ट्राई टू मिनिमाइज दी रिपल्सन्स। तो मिनिमाइज करने के लिए रिपल्सन्स को क्या करते हैं, वो इस तरीके से ओरिएंटेड होते हैं कि उनके बीच रिपल्सन्स बहुत कम हो जाए। कोई भी हमारे पास एटम रहेगा तो उसके अंदर क्या होंगे, बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे या फिर क्या होंगे, नॉन बॉन्डिंग पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे एट द टाइम ऑफ बॉन्डिंग। जब भी हम लोग बॉन्डिंग करते हैं, सुनो, जैसे मान लो हम लोग ने कार्बन की बात की CH4 में, तो यहाँ पे कार्बन के पास क्या है, ये यहाँ पे बॉन्ड्स बन रहे हैं, तो बॉन्ड्स में क्या है, इसके इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं, यहाँ पे शेयरिंग कर रहे हैं। ये जो शेयरिंग हो रही है इसमें हमको पता हुआ है कि यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन शेयर होने हैं। अब जैसे कार्बन एटम की बात करें तो इसके जो हमारे पास ऑर्बिटल्स हैं उनके अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब हम देखते हैं इन केस ऑफ, इसमें दूसरा पॉइंट लिखोगे, इन केस ऑफ hybridized orbitals, in case of hybridized orbitals, these orbitals try to minimize the repulsions and maximize the stability, है ना। तो अगर हमारे पास दो ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज्ड हैं, sp 2sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल आ गए, तो 2sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बताओ कैसे अरेंज होंगे, कितने एंगल पे आएंगे वो, विच पर्टिकुलर एंगल। राइट साइड पे जो फिगर ड्रॉ किया उससे क्या बताया, एक बार वापस बताओ ना। हाँ, यहाँ पे जो फिगर ड्रॉ किया है इसमें क्या पता चल रहा है कि कार्बन जो है उसके चारों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कैसे हैं, नॉन बॉन्डिंग। कभी कभी ऐसा होगा कि उसके अंदर हमारे पास, सॉरी, बॉन्डिंग। कभी कभी ऐसा होगा जैसे पानी के अंदर H2O के अंदर, तो एक एक इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे शेयरिंग में जा रहा है, क्रॉस से भी दिखा सकते हो इसका, और बाकी के इलेक्ट्रॉन्स जो है वो लोन पेयर है। तो जो ऑक्सीजन एटम है इसके अंदर जब हम देखते हैं तो ऑर्बिटल्स जो हैं वो बॉन्डिंग भी है और नॉन बॉन्डिंग भी है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बॉन्डिंग है और नॉन बॉन्डिंग भी है। तो अब जब हाइब्रिडाइजेशन हम देखेंगे, जब हाइब्रिडाइजेशन से इसको एक्सप्लेन करेंगे तो क्या बोलेंगे, इसके अंदर एक बॉन्डिंग टाइप ऑफ ऑर्बिटल्स है, एक नॉन बॉन्डिंग टाइप ऑफ ऑर्बिटल्स है। जैसे हमने अगर दो sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल लिए तो इनके बीच का एंगल कितना होता है, 180 डिग्री, और ये कैसे हो जाते हैं, लीनियर। कैसे हो जाते हैं बोलो, लीनियर। ये लीनियर हो जाते हैं। अगर हमारे पास तीन sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल हैं तो बताओ वो कैसे अरेंज होते हैं मिनिमम रिपल्सन के लिए, क्योंकि भाई ये ऑर्बिटल्स का मतलब क्या है, उसके अंदर क्या है, क्या उसके अंदर होते हैं या तो इलेक्ट्रॉन्स होंगे या फिर वो वैकेंट होंगे, उसमें कोई इलेक्ट्रॉन जो है आकर के क्या करेगा, कोऑर्डिनेट करेगा, या शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, या पहले से लोन पेयर होगा। तो हमेशा इसके अंदर हमको इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, मीन्स ऑर्बिटल्स जो है वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड को हमने ट्रेस करके बनाते हैं। तो ऑर्बिटल्स वो स्पेस है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है। तो डायरेक्टली बोल सकते हैं कि ऑर्बिटल्स में क्या रहते हैं, इलेक्ट्रॉन।
तो मिनिमम रिपल्सन के लिए जो थ्रेड मेथड सिखाया था लास्ट क्लास में, उससे हम देखेंगे तो ये पता चलेगा ये कितने एंगल पे आएंगे, 120। तो 3sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, ऐसे करके हमने सारे बताए थे। तो मिनिमम रिपल्सन के लिए ये इस तरीके से अरेंज होते हैं। तो जितने भी ऑर्बिटल्स हैं वो इस तरीके से अरेंज होंगे कि उनके बीच क्या हो, मिनिमम रिपल्सन आ जाए। इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो याद रखना है हमको कि जो रिपल्सन्स होता है, रिपल्सन्स बिटवीन दी ऑर्बिटल्स इज एज फॉलोज, या ऐसे कह सकते हैं पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है उसके ऊपर लिख देते हैं, रिपल्सन्स बिटवीन दी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज एज फॉलोज। ऑर्डर ऑफ ले लो, ऑर्डर ऑफ रिपल्सन्स। तो बताओ ज्यादा रिपल्सन किसके किसके बीच होता है, लोन पेयर और लोन पेयर के बीच। सर आप वो थर्ड पॉइंट वापस बता सकते हो क्या, 2sp हाइब्रिडाइज वाला? हाँ, ये जैसे 2sp वाले का मतलब होता है, पिछली क्लास में पढ़ाया था, sp हमेशा कितने होते हैं, कितने होते हैं sp ऑर्बिटल्स, हमेशा 2। कैसे पता चला था, एक s और एक p आपस में क्या होते हैं, मिक्स, और मिक्स करके क्या बनाते हैं, बोलो 2sp। अब ये कैसे अरेंज होंगे, तो दो चीजें अगर नेगेटिवली चार्ज्ड हैं, जैसे दो थ्रेड्स मैंने लिए थे, ऐसे दो ऑर्बिटल्स जो हैं अगर ये नेगेटिवली चार्ज हैं, तो मिनिमम रिपल्सन के लिए कैसे अरेंज होंगे, एक लीनियरली अरेंज होंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे आएगा लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, और सबसे लास्ट में आएगा बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर। लोन पेयर के बीच रिपल्सन सबसे ज्यादा होता है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच रिपल्सन कम होता है, और बॉन्ड पेयर के बीच रिपल्सन सबसे ज्यादा होता है। तो यहाँ पे ऐसे लिख लो, बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच रिपल्सन सबसे ज्यादा होता है। कहने का मतलब है जैसे तुमको मैंने समझाया, फॉर एग्जांपल CH4, बताओ कार्बन के अंदर कितने sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, सबको निकालना आता है, हाइब्रिडेशन निकालने की टेक्निक सिखाई थी कि नहीं लास्ट क्लास में, कैसे बताया हाइब्रिडेशन sp3 है, कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, बोलो, और यार ये सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, तो इसके पास सीधे हमारे पास स्टेरिक नंबर कितना हो गया, 4, है ना, 4 सिग्मा 0 लोन पेयर। तो ये हमें पता है। अब इसको जब हम इसमें देखेंगे, तो हमने कल सीखा था कि ऑर्बिटल ज्योमेट्री इसकी क्या होती है लास्ट क्लास में, टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल पोजीशन पे ये कार्बन के ऑर्बिटल्स लग गए, और वहां पे हाइड्रोजन जो है इससे कनेक्ट हो गया, और इसके बीच का एंगल कितना है, 109.5 डिग्री। ये हमारा रेगुलर टेट्राहेड्रल बनता है। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ अमोनिया की, तो तुम बोलते हो कि सर अमोनिया के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 5, और नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स ये कितने होते हैं, बोलो 3, 3 हाइड्रोजन लगे हैं, और नंबर ऑफ लोन पेयर्स कितने होंगे बच्चे बताओ, 1। तो अमोनिया जो है इसमें नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन सेंटर एटम है, और टोटल ऑर्बिटल्स कितने होंगे, sp3 हाइब्रिडेशन आ गया, स्टेरिक नंबर 4 है ना, स्टेरिक नंबर कितना है इसका, 4, और 4 पे हाइब्रिडेशन कितना आएगा, sp3। तो बच्चे sp3 पे बताओ तुमको यहाँ पे फिर से 4 ऑर्बिटल्स लेने हैं, लेकिन इस बार बताओ एक जगह पे क्या रखा है, लोन पेयर, और बाकी जगह पे क्या लगा हुआ है, हाइड्रोजन, है ना। अच्छा बताओ, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर, ये वाला कौन सा पेयर बन रहा है, यहाँ बॉन्ड बन रहा है कि नहीं, बॉन्ड पे हाँ ये लोन पेयर है, और यहाँ एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का था, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, और यहाँ जो बन रहा है ये क्या है, बॉन्ड पेयर। तो बताओ रिपल्सन्स ज्यादा किसके बीच होंगे, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में। ये लोन पेयर जो है यहाँ पे ज्यादा रिपल्सन क्रिएट करेगा, इसलिए जो अंदर के एंगल्स हैं ये वाले इनवर्ड, ये अंदर के जो इंटरनल एंगल्स दिख रहे हैं, या ऐसे कह सकते हैं लोन पेयर को छोड़ के जो बॉन्ड्स के बीच एंगल्स हैं, इन एंगल्स के बीच में जो है और भी श्रिंकनेस आ जाएगी, ये एंगल डिक्रीज हो जाएगा, दिस एंगल विल डिक्रीज, क्यों, क्योंकि लोन पेयर ज्यादा रिपल कर रहा है, दिस एंगल विल डिक्रीज, है ना, यहाँ पे रिपल्सन ज्यादा है। क्यों रिपल्सन ज्यादा है बताओ, इसका रीजन ये है, बताओ यहाँ पे जो नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसके बीच क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, समझ में आ रहा है कि नहीं।
जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो इन दोनों ही के बीच में क्या हो गया है, डिस्ट्रीब्यूट हो गया है यहाँ पे। लेकिन नाइट्रोजन के केस में सारा इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसके पास रखा हुआ है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, इसलिए ये रिपल्सन्स जो हैं बॉन्डिंग पेयर वाले से लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच रिपल्सन्स क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन का क्लाउड जो है ये कहीं डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन का है। अगर नाइट्रोजन का है तो लेस डिस्पर्स्ड है। कैसा है ये, लेस डिस्पर्स इलेक्ट्रॉन क्लाउड, कहीं भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा है। हाँ, तो ये जो एंगल होता है ये कम होकर कितना आता है बताओ बच्चे, कोई बताएगा तुम में से, सबको मैंने पढ़ाया हुआ है। 107.5। 107 डिग्री, इसको याद रखो, कितना आ जाता है 107 डिग्री। तो कितना कम हो गया, हल्का सा कम हुआ। क्यों कम हुआ, व्हाट इज द रीजन, बिकॉज ऑफ रिपल्सन्स फ्रॉम द लोन पेयर टू बॉन्ड पेयर। और हमने वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी में एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन पढ़ी है कि लोन पेयर का बीच का रिपल्सन लोन पेयर बॉन्ड पेयर के रिपल्सन से ज्यादा होता है, एंड लोन पेयर बॉन्ड पेयर का रिपल्सन बॉन्ड पेयर से भी ज्यादा होता है। ना तुम डायरेक्टली बोल सकते हो कि जो एंगल होगा वो कम हो जाएगा बिकॉज लोन पेयर ज्यादा स्पेस ऑक्युपाई करेगा। देखो इधर CH4 के केस में देखो, चारों ऑर्बिटल्स बिल्कुल इक्वल हैं, उन चारों ने बराबर बराबर जो है 3 डायमेंशनल स्पेस ऑक्युपाई किया है, और उनके बीच के रिपल्सन्स भी कैसे हैं, सेम है। सर लोन पेयर में सबसे ज्यादा रिपल्शन ना, सबसे ज्यादा रिपल्सन होगा। यही रीजन है कि जब पानी होता है H2O मॉलिक्यूल, तो उसमें जो लोन पेयर है वो और ज्यादा रिपेल करते हैं, और जो बॉन्ड एंगल होता है HO और OH बॉन्ड के बीच का वो 104 डिग्री हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज तुमने सीखी कि सबसे ज्यादा लोन पेयर किसके बीच होता है, बोलो बच्चों, लोन पेयर वाले में। तो चलो उसको केस को भी ले लेते हैं, इसको केस को भी ले लेते हैं बच्चे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा, तुमने जब कल पढ़ाई था तो तुमने इसके शेप के बारे में पढ़ा है क्या अभी तक, सिर्फ हाइब्रिडेशन के बारे में पढ़ा है? शेप लिखना इसके? बताया था मैं, किसी भी सर मॉलिक्यूल। बस हाइब्रिडाइजेशन हाँ शेप बताया था हमने। बताया था। अच्छा, शेप भी बता दिया क्या? हाँ सर नो सर तो बताओ नो सर क्या होगा, आई थिंक बताया नहीं होगा, लोन जब VSEPR नहीं पढ़ाया तो कैसे बता देंगे। नहीं सर नहीं बताया। हाँ, शेप ये लोग ने उनमें पढ़ा होगा बोर्ड्स में। शेप बताओ क्या होगा बच्चों। नहीं सर वो सात सात बताया था। पेंटागोनल बाइपिरामिड वो सब बताया था। हाँ रेगुलर है वो तब होता है ना जब कोई भी लोन पेयर नहीं होता है, वो रेगुलर वो शेप पढ़ा है, वही बताया। ऑर्बिटल ज्योमेट्री है। लेकिन अब क्या होगा, थोड़ा सा बदल जाएगा। जैसे इसका जो CH4 है, मीथेन, मीथेन का ऑर्बिटल का ज्योमेट्री भी क्या है, टेट्राहेड्रल, और इसका जो शेप आया वो भी क्या है, वो भी शेप भी क्या है, मॉलिक्यूल का शेप, मॉलिक्यूल का शेप क्या है बोलो, टेट्राहेड्रल। ऐसे लगा हुआ है टेट्राहेड्रल पोजीशंस पे, है ना, इस तरीके से। तो उसमें से क्या है हमको याद रखना है कि यहाँ पे दो एक प्लेन में है, और एक जो है ये प्लेन के ऐसे होता है। तो मैं तुमको पूरा ही बता देता हूँ। इसको हम लोग वेज से, एक डार्क हम लोग सॉलिड वेज दिखाते हैं, और एक हम लोग डैश दिखाते हैं। ठीक है, तो डैश करके इसको दिखा देते हैं दो ऐसे। तो इसको थोड़ा सा दूर भी दिखा सकते हो क्लैरिटी के लिए, है ना, इधर करके। तो ये दो हैं, बट ये नोटेशन का अभी हम लोग यहाँ पे यूज नहीं करेंगे, आगे चल के यूज करेंगे इसका। ठीक है, जैसे ऐसे। तो ये जो है ना, ये दोनों एंगल्स जो ये बॉन्ड्स हैं ये एक प्लेन पे हैं, ये क्या है जो मैंने पेपर बताया उसके प्लेन पे हैं, ये प्लेन पे ये दोनों। और ये वाला जो है ये हमारे जो हमारा पेपर है, इस पर्टिकुलर पेपर के अंदर की तरफ जा रहा है, ये इनवर्ड है। और ये वाला जो सॉलिड है ये आउटवर्ड है। ये IUPAC का कन्वेंशन होता है, किसको आउटवर्ड लेना है किसको इनवर्ड। ये दोनों जो है इस प्लेन पे नहीं है, प्लेन के अंदर की तरफ धसे हुए। तो हमें याद रखना होता है इनवर्ड जा रहा है ये, और ये आउटवर्ड आ रहा है। मतलब ये इनवर्ड वाला बिहाइंड द प्लेन है, और आउटवर्ड वाला इन फ्रंट ऑफ द प्लेन है, बाहर बाहर निकल रहा है प्लेन से। तो वैसे ना दिखा करके थोड़ा सा टफ होता है, हम लोग सिंपल समझते हैं यहाँ पे कि जैसे CH4 है तो इसके अंदर ये टेट्राहेड्रल कैसे फॉर्म होता है। तो ये देखने के लिए यहाँ पे तरीका क्या है, जैसे CH4 हमने बनाया,
तो हमने बोला कि एक जो है ये पीछे की तरफ जा रहा है, इसको इमेजिन कर लो, ये वाला जो है ये पीछे है, और इससे हम तीनों को अगर मिला दें और आपस में भी इनको मिलाएं तो हमें एक टेट्राहेड्रल जैसा शेप नजर आता है। एक्चुअल में तो टेट्राहेड्रल होता है, लेकिन उसको ड्रॉ करके भी देख सकते हो। तो इस मॉलिक्यूल का जो शेप है CH4 का, वो भी टेट्राहेड्रल है, और इसके ऑर्बिटल की ज्योमेट्री भी टेट्राहेड्रल थी। बट अमोनिया में बताओ क्या टेट्राहेड्रल रेगुलर है? इट नहीं इज सर, रेगुलर नहीं होगा। थोड़ा सा डिस्टॉर्ट हो गया ना, उसके बीच के एंगल्स हाँ बदल सर। गए। तो हम बोलेंगे कि अमोनिया के केस में, इन द केस ऑफ अमोनिया, ऑर्बिटल ज्योमेट्री जो है वो कैसी होगी? डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल। देखो ये इंपॉर्टेंट नहीं होती है, ऑर्बिटल ज्योमेट्री को नहीं पूछता है क्वेश्चंस में। डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल हमें क्या नहीं पूछा जाता है बताओ जल्दी से? ऑर्बिटल ज्योमेट्री नहीं आस्क करते, हमें पूछते हैं मॉलिक्यूल की जो है शेप क्या होगा। तो मॉलिक्यूलर शेप क्या होगा, या मॉलिक्यूल का जो शेप है वो कैसा सर होगा? तो दोनों का टेट्राहेड्रल ही होगा। हाँ नहीं, सबसे जरूरी चीज ये है, जब मॉलिक्यूल का शेप देखते हैं, वी हैव टू सी ओनली बॉन्ड्स, वी हैव टू सी ओनली बॉन्ड्स, हमें बॉन्ड्स तो फिर देखना। ट्राइगोनल हो गया। हाँ, ट्राइंगल होगा। लोन पेयर को हाइड करना है, एंड हाइड द लोन पेयर, एंड वी हैव टू ओके सर। हाइड द लोन पेयर। लोन पेयर तो उसका खुद का है ना, लोन पेयर कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, लोन पेयर तो इलेक्ट्रॉन्स है, और नाइट्रोजन जो एटम है उसके पास ही है, वो केवल यहाँ पे दिखाने के लिए इतना बड़ा सा बनाया गया उसको, है ना। इलेक्ट्रॉन तो बहुत छोटे होते हैं, हमने देखा है इलेक्ट्रॉन एटम के जो न्यूक्लियस है उसके सराउंडिंग में क्या कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं, या फिर जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल है एक वेव के फॉर्म में, बट हम ऐसे उसको नहीं दिखा सकते, समझ गए। तो नाइट्रोजन और यहाँ पे जो लोन पेयर लगा हुआ है ये हम हटा देंगे, और ऐसे बताओ ये जो शेप है ये कैसा दिख रहा है तुमको? 3 डायमेंशनल शेप है, 3D शेप है, और ये एंगल 104 डिग्री है, कैसा दिख रहा है ये ऐसे शेप? 107 था ना? 107, हाँ 107 होगा। 107 कितना एंगल है ये शेप क्या है बताओ? सर ट्राइगोनल पिरामिडल। ट्राइंगल। तो सिर्फ पिरामिड बोलते हैं, हाँ उसका शेप है हाँ मतलब हाँ। ट्रायंगल शेप है तो इसको ट्रायंगुलर पिरामिड बोलते हैं, बट सिंपल वर्ड्स में इसको सिर्फ पिरामिड शेप बोलते हैं, या पिरामिडल शेप, वही सर। क्योंकि इसका जो बेस है वो ट्रायंगल है, इसके लिए ट्रायंगुलर पिरामिड बोल सकते हैं इसको। तो हम लोग और भी क्या बोल सकते हैं? ट्रायंगुलर पिरामिड, बट हम लोग इसको ट्रायंगुलर पिरामिड एक्चुअली बोलते नहीं है, कॉमन नेम इसका पिरामिड शेप ही है, समझ गए। तो इसमें से नोट करें जल्दी जल्दी। अब देखो ये तो तुमको मैंने समझाया है, किसी का नोट करना बचा है? एनीथिंग रिमेनिंग? सर वैसे देखा जाए तो शेप सेम ही है ना? नहीं भाई देखो, इसका शेप जो है वो पिरामिडल है, उसका शेप जो है वो टेट्राहेड्रल है। उसमें उसमें जो है, जो हमारी यहाँ पे साइड्स अगर देख लो जिनके थ्रू हमने बनाया है, तो वो चौथी ऊपर भी थी, यहाँ पे वो गायब कर दी हमने, समझ में आया? तो थोड़ा सा तो डिफरेंस है दोनों में। सर पर उसमें सेंट्रल एटम बीच में आ रहा था, इसमें सेंट्रल एटम कॉर्नर में आ रहा है। तो डिफरेंस हुआ कि नहीं? देखो यहाँ पे डिफरेंस बहुत ज्यादा है, यहाँ पे हमने ऐसे बनाया था तब जाकर के टेट्राहेड्रल बनता है, और अगर हम ऐसे कर रहे हैं तो ये पिरामिड है, समझ रहे हो? तो फर्क है दोनों में कि नहीं? कैसे कह सकते हैं हम, एक हाँ ये अलग चीज होती है टेट्राहेड्रल, ये अलग है, और यहाँ पे जो पिरामिड है ये कम्प्लीटली डिफरेंट है उससे, समझ रहे हो कि नहीं? ये कम्प्लीटली डिफरेंट है। इसमें ये वाला पोर्शन गायब कर दिया हमने, यहाँ पर का जो है, यहाँ पे हमारे पास एटम ही जो है टोटल मिला के कितने हुए, 4, और यहाँ पे 5 एटम है। हाइब्रिडाइजेशन बस सेम है,
फिर क्या सेम है बताओ, व्हाट इज दी सिमिलर हाइब्रिडाइजेशन। तो हमें याद रखना है, कभी भी कोई भी इसमें प्रॉब्लम हो तो उसको याद रखना है कि एक्चुअल स्ट्रक्चर जो है मॉलिक्यूल्स के, जिनको कि शेप बोलते हैं, वो लोन पेयर्स को छुपा के देखे जाते हैं। लोन पेयर्स को हाइड करना पड़ेगा। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। तो तुमको चलो मैंने ऐसे सिखा दिया, एक वाटर का भी देख लेते हो। फाइंड दी हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन। फिर मैं एक लिस्ट बनाऊंगा, उसके थ्रू समझना। एंड शेप ऑफ H2O मॉलिक्यूल। कैसे बताओगे? सबसे पहले क्या करते हैं, स्टेप 1 में हाइब्रिडेशन फाइंड करें। बताओ हाइब्रिडेशन क्या आएगा पानी में ऑक्सीजन का? व्हाट विल बी द हाइब्रिडेशन ऑफ H2O? ऑक्सीजन का हाइब्रिडेशन क्या होगा सेंट्रल एटम का? देखो हाइब्रिडेशन किसी मॉलिक्यूल का नहीं होता। हाइब्रिडेशन जो होता है एक पर्टिकुलर एटम का होता है एट द टाइम ऑफ बॉन्डिंग, पोस्टुलेट्स में लिखाया गया है। अगर मैं हाइब्रिडेशन की बात कर रहा हूँ तो ज्यादातर उसका मतलब होता है सेंट्रल एटम के हाइब्रिडेशन की बात करना। एंड ये अलग बात है कि बिकॉज ऑफ द हाइब्रिडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम, बिकॉज ऑफ द ऑर्बिटल ज्योमेट्री ऑफ सेंट्रल एटम, जो शेप होता है, जो मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर होता है वो डिसाइड किया जाता है। क्योंकि जैसे मैंने शेप ट्रायंगुलर होगा। हाँ, शेप जो होगा इसका बेंट शेप होगा, अभी बताऊंगा कैसे। जैसे मैं समझा देता हूँ, जैसे कार्बन के हाइब्रिडाइज, ये हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है टेट्राहेड्रल पोजीशन में, तो हाइड्रोजन के पास क्या कंडीशन है, हाइड्रोजन के पास क्या ऑप्शंस हैं जुड़ने के? यही है कि इससे भाई ओवरलैपिंग करे वो। तो बताओ शेप कौन डिसाइड कर रहा है, हाइड्रोजन या कार्बन मॉलिक्यूल का? CH4 का शेप डिसाइड करने वाला कौन है? कार्बन। डिसाइड कर रहे हैं, बिकॉज कार्बन हाइब्रिडाइज्ड होके अपने ऑर्बिटल्स को ऐसे ओरिएंटेट कर रहा है। अब हाइड्रोजन जो है वो तो स्फेरिकल एंड नॉन डायरेक्शनल है, उसके पास ऑप्शन क्या है अगर शेयरिंग करनी है? इनसे आकर के शेयर करना, ओवरलैप होना। तो अब उसके पास ऑप्शन है ही नहीं। तो फिर ये जो मॉलिक्यूल है CH4, इसका जो हाइब्रिडेशन है वही इसका शेप डिसाइड कर देता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए कभी भी शेप पूछते हैं तो पहले हम हाइब्रिडेशन कैलकुलेट करते हैं। तो H2O में क्या देखा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं ऑक्सीजन के? 6 होते हैं। और H2 2 है तो हाइड्रोजन के साथ एक एक सिग्मा है, तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स 2 हुए। और 4 इलेक्ट्रॉन बचे, तो लोन पेयर्स कितने हुए? 4 इलेक्ट्रॉन में 2। स्टेरिक नंबर इसका कितना हो गया बच्चों? 4। इसलिए हाइब्रिडेशन क्या आएगा? हाइब्रिडेशन क्या आ जाएगा बच्चों? sp3 आ जाएगा। नाउ sp3 हाइब्रिडेशन जो हमारा आ गया है, इस पे हम आगे बात करते हैं। तो मैं तुमको डायरेक्ट अभी समझाने के लिए ऑर्बिटल बना रहा हूँ। तो पहले तो तुमने सोचा कि सर अगर sp3 हो रहा है तो हम इसको ऐसे ड्रा कर दें, कोई बात नहीं। लेकिन बताओ कितने लोन पेयर्स इसमें हैं? हाउ मेनी लोन पेयर्स इन H2O? दो। तो पेयर्स तुमको रखने पड़ेंगे। अब इसको थोड़ा सा और समझाने के लिए तुमको थोड़ा सा इसमें गैप कम देते हैं, फाइनली जो होगा उसको बाद में दिखाएंगे। अच्छा बताओ, लोन पेयर्स जो हैं इनके बीच रिपल्सन सबसे ज्यादा होगा, होगा कि नहीं होगा? हाँ। और हाँ ये यहाँ पे जो ऑर्बिटल्स हैं जिससे कि हमारा हाइड्रोजन मैच हो रहा है, ऐसे ओवरलैप कर रहा है, इनके बीच के जो बॉन्ड्स बनेंगे इनके बीच रिपल्सन कम होगा। तो लोन पेयर रिपल्सन सबसे ज्यादा, एंड लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन उससे कम, और बॉन्ड पेयर रिपल्सन सबसे कम। तो बताओ सबसे ज्यादा कौन सा वाला एंगल श्रिंक होगा? यही वाला जो बॉन्ड एंगल सर है वो ये। हाइड्रोजन के बीच वाला। हाँ, ये 104 डिग्री हो जाता है। इतना ज्यादा श्रिंक होता है कि जो हमारा आइडियल टेट्राहेड्रल में कितना होना चाहिए, रेगुलर टेट्राहेड्रल में कितना होना चाहिए था? 109.5 डिग्री। उससे ये वाले बॉन्ड के लोन पेयर्स के बीच तो एंगल बढ़ते हैं, बट उनको एंगल्स का नाम नहीं दिया जाता।
लोन पेयर्स के बीच जो एंगल होते हैं उससे कुछ काम नहीं होता, क्योंकि लोन पेयर डिफ्यूज्ड है, वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। लेकिन जो बॉन्ड्स होते हैं दैट आर रियल, मतलब वो हमें जब हम कभी प्रैक्टिकली डिटरमाइन करेंगे शिप, तो हमें बॉन्ड से शिप पता चलता है। तो जो बॉन्ड एंगल्स हैं, ये जो हमारे पास क्या है, बॉन्ड एंगल्स, जो बॉन्ड एंगल बिटवीन OH बॉन्ड कितना हो जाएगा, 104 डिग्री। तो बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा, सर बड़ा वाला 104.5 एंगल होगा कितना ना? होता है? कौन सा? ये देखो, ये एंगल एक्चुअली केवल इमेजिनेशन में है ना, क्योंकि जो हाइब्रिडेशन कॉन्सेप्ट है वो कैसा है, एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है। अब उसके बाद तुम्हारा जो ये ऑर्बिटल है, ये कोई एक जगह पे रुका नहीं हुआ है ना, ये तो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है, ये पूरे में डिस्पर्स है। लेकिन इधर ज्यादा ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड आता है, तो ये एंगल्स जो है बहुत बढ़ जाते हैं। तो हमें क्या समझना है कि ये एंगल मैथमेटिकली कैलकुलेट करना थोड़ा सा टफ है, बट इसकी वैल्यू जाहिर सी बात है 109 डिग्री से काफी ज्यादा होगी, इतना तो पता है ना, काफी ज्यादा हो जाएगा। बट वो एंगल तुम्हें इसलिए नहीं निकालना क्योंकि वो एक्चुअल एंगल्स नहीं है। एक्चुअल एंगल्स वो होते हैं जो पर बॉन्ड वो एंगल्स, साइड के दोनों इक्वल होंगे ना? जो बॉन्ड्स के बीच होते हैं। हाँ सर साइड के दोनों एंगल इक्वल होंगे ना, जो लोन पेयर हाँ और बॉन्ड पेयर के बीच वाला है? हाँ हाँ, ये जो सिमेट्रिकल है वो सब एक जैसे होंगे। देखो फिर से समझा देता हूँ, ऐसे समझ लो आसान वाले तरीके से। बीच में क्या है, विच एटम इज दिस, ऑक्सीजन है ना ये। अच्छा बताओ, ये एंगल जो था, अगर टेट्राहेड्रल रेगुलर होता तो ये एंगल कितना होता, बच्चे बताओ। 109.5। बट अभी कितना आया, 104। वाई, वाई एंगल बिटवीन these OH bonds decreases। सर लोन अब इसमें ऐसा, पेयर रिपल्शन। हाँ तो लिखेंगे बिकॉज लोन पेयर रिपल्सन इज वेरी हाई, है ना, एंड लोन पेयर ऐसे लिखने को कभी आ जाए तो कैसे लिखोगे, लोन पेयर बॉन्ड रिपल्सन इज ऑल्सो हायर देन bond pair repulsion, hence OH, या ऐसे लिख सकते हैं, hence bond angle HOH, यही वाला दिख रहा है, HOH decreases to 104 डिग्री। एक और इसका तरीका एक्सप्लेन करने का, वो तुमको सिखाता हूं मैं। हाँ सर इसका 104, शेप ट्रायंगल होगा ना? नहीं नहीं, शेप देखने के लिए बच्चे इसको हाइड करो, इसके ऊपर हाथ रखो, लोन पेयर्स के ऊपर हाथ रख लो, लोन लोन पेयर्स के ऊपर हाथ रख के बताओ कितना एंगल आएगा। लोन पेयर्स के ऊपर हाथ रख के कितना एंगल आएगा बताओ, कितना शेप ऐसे ही आ रहा है। हाँ भाई ट्रायंगल। बेंट। इसको बेंट शेप बोलते हैं। क्या क्या नाम है देखो, सारे नाम पढ़ लो, ध्यान से पढ़ना। और एंगुलर शेप, ये एंगुलर डिजाइन है कि नहीं। ट्रायंगुलर ऐसा होता है बच्चे, देखो ट्रायंगुलर ऐसा या अच्छा ऐसा, वो इसको लाइन कनेक्ट नहीं किए होते? हाँ ऐसे ट्रायंगुलर होता है, बट ये तो कनेक्ट नहीं है, इसलिए ये ट्रायंगुलर नहीं होगा, ये क्या होगा, एंगुलर, क्योंकि इसमें एंगल बन रहा है, एंगुलर शेप। और इसका नाम है, बताओ, ये उल्टा वी लग रहा है कि नहीं। हाँ। सॉरी, इसको वी शेप बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, वी शेप। वी शेप लिखो। समझ में आ गया, क्या क्या नाम हुए, वी शेप, एंगुलर शेप। समझ में आ गया, कोई दिक्कत की बात नहीं, बहुत आसान है। कोई कुछ बोल रहा है क्या, कुछ सुनाई नहीं दिया।
अदिति बोल रही है सर एंगल 104, यस 104.5 डिग्री होता है, बट तुमको लिखा मिलेगा, तुमको कभी लिखना थोड़ा ना है। तो मैं इसको कंफ्यूजन को कम करने के लिए यहाँ पे तुमको ऐसे बता रहा हूँ। एक्चुअल में तो 104.45 डिग्री भी होता है, उसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो वो मिनट्स में होते हैं, सब में होते हैं एंगल्स, तो वो तुम्हें याद नहीं रखना है। तुम्हें तो केवल ये देखना है कि मैंने बोला कंपेयर बॉन्ड एंगल्स इन अमोनिया CH4 एंड, अभी क्वेश्चन दे रहा हूँ, H2O एंड CO2। कंपेयर करो, कंपेयर करो। इसमें बॉन्ड एंगल लिख दिया A, इसमें लिख दिया B, इसमें लिख दिया C, इसमें लिख दिया D। कंपेयर करो। चलो ऑप्शन भी बना दे रहा हूँ। A बड़ा है B से, ऑप्शन C बड़ा है D से, देन A। थर्ड ऑप्शन दे रहा हूँ, जल्दी जल्दी से करके दिखाओ। D बड़ा है B से, B बड़ा है A से, A बड़ा है C से, एंड फोर्थ C is greater than, B is greater than A, then greater than D. What will be the answer? Try to find out. बोलो बच्चों, ऊपर का कुछ डाउट है? एनी डाउट्स यू कैन आस्क। दिव्यांश, वेरी गुड, दिव्यांश गॉट द राइट आंसर। सर 1 मिनट ऑप्शन दिखाओ। कोई भी दिक्कत हो तो मुझे समझाओ, मुझे बताओ। एनी प्रॉब्लम, एनी वेयर, जल्दी बताओ, पहले आंसर बताओ। बहुत बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत आसान भी है, और इससे डायरेक्ट एडवांस तक में डायरेक्ट सवाल आते हैं, इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस। फोर्थ आदित्य, आदित्य इट इज नॉट द करेक्ट आंसर। आदिति C, आदित्य Z, इनका आंसर करेक्ट है, बट आदित्य ZPL का आंसर करेक्ट नहीं है, सीवुड वाले का करेक्ट है। अदिति आनंदी, यस आनंदी, थर्ड इज द राइट आंसर। DBAC, 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 यस DBAC इज द करेक्ट आंसर एक्चुअली। वेरी गुड किड। आयुक्ता, ओके गुड। मोहित, यस वेरी गुड मोहित, वेरी गुड हर्षद, वेरी गुड। एंड ऊपर का नाम किसका छूटा है? किसी का नहीं छूटा है। तो किसी को लिखना है ऊपर का कुछ, एनीथिंग? जल्दी बताओ, क्योंकि मुझे लग रहा था ये हो चुका है। एक्चुअली में मुझे ये नहीं पता है कि मैंने ये पढ़ाया है कि नहीं। तुम लोग ने जैसे बताया मैंने वैसे किया है, ऐसा तो नहीं कुछ छूट गया है? एनीथिंग रिमेनिंग? अरे बताओ, जल्दी बताओ, ऐसा तो नहीं मैंने कुछ पढ़ाया ना हो पिछली क्लास में और उसके बाद तुम लोग बोल लो कि सर जो है आपने तो डायरेक्ट पढ़ा दिया, एक छूट गया इसमें, बाद में बोलो फिर तो फिर वापस आना मुश्किल हो जाएगा बच्चे। देखिए हाँ लास्ट क्लास में हमने ये हाइब्रिडाइजेशन ही फाइंड किया था, हाँ सर। H2SO4 H3PO2 और HNO2 का लास्ट किया था, बस उसके बाद नहीं किया था कुछ। तो सही है, फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर इट इज गुड, नो 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 प्रॉब्लम। लोन पेयर देखो के अलावा वाले क्या सारे ये किए थे। चीजें है ना, सुनो, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पे रिपल्सन थ्योरी में जितनी चीजें हैं वो कहने के लिए हैं। व्हाट इज इंपॉर्टेंट, क्या इंपॉर्टेंट बताओ? ये पॉइंट, ऑर्डर ऑफ रिपल्शन वाला थर्ड पॉइंट, इसके ऊपर जो है ना वो सब मैंने तो VBT में पढ़ा दिया है। ये किसमें बनवाया था मैंने? हाइब्रिडेशन में ही बनवाया था ना। ये लिनियर होता है, sp2 होता है, सिर्फ सिखाया कि नहीं? यस सर। थ्रेड मेथड वो सब हो गया। क्या आपने को एक्चुअली क्या आपने को नजर आना चाहिए कि लोन पेयर जो है वो बॉन्ड पेयर से ज्यादा स्पेस ऑक्युपाई करता है, ज्यादा जगह घेरता है। क्यों? क्योंकि वो एक जगह पे इकट्ठा है, जैसे एक नेगेटिव चार्ज है और वो कम डिस्पर्स है और एक ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो जो कम डिस्पर्स होगा, ज्यादा जो कॉन्सेंट्रेटेड होगा, वो दूसरे को ज्यादा धक्का मारेगा, वो ज्यादा रिपेल करेगा। कॉन्सेंट्रेटेड जहाँ पे चीजें होती है ना, उनके अंदर रिपल्सन पावर बढ़ जाता है। या कोई पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज, तो कंसंट्रेटेड जितना होगा एक जगह, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जितना ज्यादा चार्ज होगा, उतना रिपल्शन करने की उसकी टेंडेंसी ज्यादा होगी, अट्रैक्शन करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। तो लोन सर 1 पेयर, मिनट वो क्वेश्चन दिखाओ। हाँ, तो ये जो तुमने सीखा है ये सब VSEPR से हो रहा है। इन जितने मैंने क्वेश्चंस दिए थे तीनों ऊपर, बताओ सब में हाइब्रिडेशन क्या था? बोलो बच्चों, व्हाट विद द हाइब्रिडेशन?
NH3CH4H2 सब में हाइब्रिडेशन क्या है? sp3 फिर भी क्या सबका शेप सेम था? नहीं था, शेप अलग अलग थे बच्चे कि नहीं थे? सर CO2 का sp है ना बस, हाँ, CO2sp है। इसलिए उसमें 180 डिग्री। उसका 180 डिग्री है, का लीनियर होगा। उसका लीनियर होगा। तो सर हम देखो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव के लिए निकालेंगे ना? हाँ देखो, जैसे हमें कैसे करना है, सेंट्रल एटम का निकालना है हमें। अगर तुम्हें ये समझ में आ रहा है तो लिखेंगे ऑलवेज फाइंड द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम, बिकॉज सेंट्रल एटम ही हाइब्रिडाइज्ड होता है। जिसके पास 3-4 ऑर्बिटल हैं उनका, उसको रिपल्शन कम करना है, बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग करनी है, तब जाके वो हाइब्रिडाइज्ड होगा। हाइब्रिडाइज करने की नीड होगी, देन इट विल बी कॉल्ड हाइब्रिडेशन, बिकॉज इट इज हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट। जैसे CH4 में हाइब्रिडेशन क्यों कराना पड़ा? बिकॉज जो VBT थी उससे एक्सप्लेन नहीं हो पा रहे थे उसके बॉन्ड एंगल्स, बॉन्ड एनर्जी। अमोनिया, H2 सब वैसे कैसे, इन सब के अंदर देखोगे जैसे यहाँ पे, तो सेंट्रल एटम इसमें नाइट्रोजन है, इसमें कार्बन है, इसमें ऑक्सीजन है, इसमें कार्बन है। तो ये तो लुईस डॉट से समझ में आता है। कोई सर इस ऐसा बच्चा चैप्टर के क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं क्या कंपेयर? हाँ, जैसे ये क्वेश्चन लिखा ना, बिल्कुल सेम ऐसा क्वेश्चन भी इससे आता है, एकदम एग्जैक्ट क्वेश्चन इससे आता है ऐसा, समझ रहे हो? तो अब जैसे मैंने तुमको मैंने बताया था, इसलिए मैंने क्वेश्चन करा दिया, क्योंकि बच्चे सोचते हैं कि सर पूछते क्या होंगे, तो वो इसका एक सामने तुम्हारे सामने एग्जाम्पल है। जैसे अभी हमारी बात हुई अमोनिया की, सबसे पहले वही लिखा हमने, तो हम लिखेंगे भाई अमोनिया है, कोई बात नहीं, इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा? sp3, और sp3। इसको छोटा सा हम यहाँ पे बना भी लेंगे ऐसा, है ना? और सर इसका बॉन्ड shape- एंगल है, मतलब हम हमेशा बॉन्ड बॉन्ड के बीच वाला एंगल लिखेंगे हाँ, ना? हमेशा हमेशा वही होता है बॉन्ड एंगल, डेफिनेशन लिखा ही है मैंने VBT से पहले। इट विल बिकम वेरी इजी। नहीं, जेई मेंस में ऐसा थोड़ा ना कि 30 क्वेश्चन में 30 ऐसे आ जाएंगे। ये क्वेश्चन जेई में आ चुका है, ऐसे आते हैं, ऐसा नहीं होता कि सब इतने आसान आ जाएंगे। इसमें भी अभी क्वेश्चन दूंगा मैं, जितना तुमने पढ़ा है उस पर बहुत कठिन क्वेश्चन बन सकता है। अभी मैं सवाल दूंगा तुमको, जितना तुमने पढ़ा है उस पर बहुत टफ क्वेश्चन बन सकते हैं। सो इट विल डिपेंड अपॉन दी टाइप ऑफ क्वेश्चन, क्या उसने जो है घुमाया है। सर वैसा कोई क्वेश्चन बताओ ना। हाँ बता रहा हूँ। तो जैसे इसका शेप बताना है तुम्हें, ठीक है बच्चे? तो अब शेप क्या होगा बताओ, इसका शेप कैसा होगा? इसका पिरामिड है। पिरामिड हाँ, पिरामिड शेप होगा, ऐसे लिख दो चुपचाप यहाँ पे। और बॉन्ड एंगल कितना है इसका? 107। 107 डिग्री। अब ये जो 107 डिग्री है, ये बॉन्ड एंगल है, इसकी वैल्यू यहाँ पे कितनी थी? ए थी कि बी थी? ए हो गया ये। चलो इसको लिख लो। ये मैं एक बहुत लंबा मेथड बता रहा हूँ, तो तुम्हारे दिमाग में हो जाना चाहिए कि सी आंसर है, बट जैसे फर्स्ट टाइम कर रहा है कोई, उसको थोड़ा एक्सप्लेन करना है, तो वो ऐसे लिख सकता है। नाउ CH4 देखो, CH4 में इसका हाइब्रिडेशन क्या है? sp3 है ना। अब कार्बन यहाँ लगाया, हाइड्रोजन यहाँ लगाया, टेट्राहेड्रल टेट्राहेड्रल, और ये एंगल जो है ये इसके अंदर क्या दिया हमने? 109.5 डिग्री। 109.5 डिग्री। हाँ, या कभी कभी ऐसे लिखे हो तो डर नहीं जाना, 109.27 मिनट्स दिया होगा ऐसा। तो वो क्या होता है एक्चुअल में, अगर कहीं ब्रिटिश वाला सिस्टम है। हाँ, तो ये तुमको समझ में आना चाहिए कि जैसे 1 डिग्री अगर दिया है, इसका मतलब क्या होता है? यहाँ पे 60 मिनट होता है। तो ये मिनट से इसको निकाल लेते हैं हम लोग हैं। अगर हमें हमें पूछा जाए कि जो है सर डबल डैश 0.5 मतलब आपने सेकंड्स होता है सेकंड ना? लिख दिया है। अच्छा, 2 मार दिए मैंने ना, एक कर हाँ दूंगा। सर। अब देखो 0.5 डिग्री है, ये अपना कितना आएगा यहाँ पे? 30 बोलो, मिनट। 30 सेकंड्स 30 मिनट्स। 30 मिनट सॉरी। कंफ्यूज नहीं हो, सेकंड बनाया था उसको भूल जाओ, उसको एक कर दो, ठीक है? वो अब 2 का सेकंड नहीं होगा, 1 का मिनट होगा। सुनो यहाँ पे, अब बताओ ये 30 जो हमारे पास मिनट हैं, इसको हम क्या बोलेंगे? हाँ सर 0.5 डिग्री। 0.5 यहाँ पे कितना है? 27 डिग्री। उतना ही है, आसान करने के लिए अगर राउंड तुमको ऐसे- फिगर। तो ये कहीं भी लिखा हो तो तुमको समझना है ये है। अब इसकी कोई जरूरत नहीं होती, कोई लिखने की पूछता नहीं। हाँ, अगर एनसीईआरटी वगैरह में लिख रहे हो तो वहां पे थोड़ा जरूरत पड़ जाएगा ये, क्योंकि टीचर बोलेगा कि इतना लिखा था तुमने, इतना क्यों नहीं लिखा। ये चीज होती है, बस अपने जेई में कभी जरूरत नहीं पड़ेगा ये, ठीक है? तो अब बताओ इसका शेप क्या आएगा? टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल। ठीक है, और फिर आ जाओ उसके आगे H2O पे, बताओ हाइब्रिडेशन क्या आया? sp3 sp3 एंगल कितना आया? 104.5 डिग्री है ना। 104। 104 भी याद रखो तुमको, कोई उससे मतलब नहीं। क्यों? क्योंकि डिक्रीज और कंपेयर इंक्रीज करना देखो, है।
कंपेयर करना होता है। वेरी गुड। तो ये सी है अपना बच्चे। इसका इसका जो शेप है वो हम वी शेप लिख दें, चलो कोई दिक्कत, या बेंट शेप लिख दें। और CO2 जो है उसके अंदर हम देखते हैं तो हाइब्रिडेशन लीनियर क्या आता आएगा, है बताओ? SP आता है तो तो 180 SP। हाँ, और इसका जो शेप आएगा कैसा आएगा? लीनियर। नहीं, तो ये 3 तो sp3 हुए इसके अंदर सेंट्रल एटम, और यहाँ पे ये हुआ sp। अब एंगल तुम्हें तो कंपेयर करना इतना आ ही जाएगा। जो हमारे पास डी दिया था, तुमने क्या ऑप्शन बनाया? वो डी में डी बनाया इसमें। लेटेस्ट स्टडी। तो ये डी वाला अपना है। उसके बाद अपना बी रखा था हमने CH4 को 109 पे, और फिर NH3 को। तो DBAC वाला थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। तो ये कितना आसान क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस नीट के पेपर में डायरेक्ट पूछे जाते हैं, और जेई मेंस में ये आ चुके हैं, एडवांस में ये आ चुके हैं। जेई मेंस जो अभी होता है उसमें बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो ऑनलाइन होने लगा है, उसमें कई पेपर बनाने पड़ते हैं ना, तो आता है उसमें। आगे बढ़ते हैं। इसको कुछ नोट करना है बताओ तो, यू वांट टू नोट? बोलो भाई। नो सर, हो गया। बहुत अच्छी। अब देखो मैं तुमको थोड़ा सा डराना तो पड़ेगा, ठीक है? कॉमा लगा लेते हैं यहाँ पे थोड़ा। हम लोग ऐसा कर रहे हैं, क्वेश्चंस के थ्रू, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के थ्रू हम लोग कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। बहुत सारी इसमें चीजें हैं, उनको हम लोग को केस वाइज समझना पड़ेगा। तो सेंट्रल एटम का तुम हाइब्रिडेशन निकालोगे, देन ऑर्बिटल ज्योमेट्री बताओगे। ये ऑर्बिटल ज्योमेट्री है जो मैं तुमको कंफ्यूजन से बचाने के लिए पढ़ा रहा हूँ। एक्चुअल में ये क्वेश्चन में एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा कभी। एंड शेप ऑफ द मॉलिक्यूल एग्जाम में वो पूछेंगे जिसपे अंडरलाइन नहीं है। चलो बच्चों, मैं क्वेश्चन लिखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, BeH2। क्वेश्चन नंबर 2, BH3, तो बोरेन भी बोलते हैं, ठीक है, बोरॉन हाइड्राइड को। फिर हम बच्चे इसमें लिख रहे हैं तुम्हारे लिए एक PCl3, क्योंकि हमने sp3 वाले केस ऊपर कन्वर्ट करें, उनको जो है हमने सीखा है। तो क्वेश्चन नंबर 4 पे हम लाते हैं sp3d वाला PCl5, और फिर उसमें हम केस बनाते जाएंगे। तो याद रखना कैसे करोगे। HCl4, और ये जो जो क्वेश्चन नोट करते जा रहे हैं वो इसको जो है अपना आगे लेते भी चलेंगे, इसको सॉल्व करते चलेंगे। तो मैं सारा यहाँ पे तुमको समझा दूंगा आज, कुछ भी नहीं छूटेगा। हाइब्रिडेशन का काम खत्म करना है आज, ठीक है? फिर इसके बाद कितना बचा है चैप्टर? इसके बाद देखो हाइब्रिडेशन का काम खत्म हो गया। उसके बाद फजान्स रूल है, उसमें 2 लेक्चर लगेंगे, और एक लैटिस एनर्जी पे लगेगा 3 लेक्चर, और क्या कहते पर हैं, एमओटी भी है। हाँ एमओटी बिल्कुल है। MOT भी है। क्यों नहीं, एमओटी है ना। अभी तो 3 ही तो जोड़ पाए हैं, उसके आगे भी तो है। एमओटी में 2 लेक्चर में पूरा एमओटी खत्म हो जाएगा। एमओटी तुमको बहुत आसान लगेगा एक्चुअली, तो क्योंकि 1.5 घंटे का लेक्चर मिलता है, और 2 लेक्चर तो मान ही लो बहुत अच्छे से पढ़ने के लिए। 5 लेक्चर तो मिनिमम इसमें अभी और लगेंगे, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 8 पे देखो, मैं तुम्हारे सामने ला रहा हूँ I3 माइनस, और क्वेश्चन नंबर 9 पे तुम्हारे सामने ला रहा हूँ XgF6। XgF6 से पहले बच्चों IF7 मार लेना। 10 क्वेश्चंस करेंगे आज हम लोग, जल्दी से। जितनी जल्दी कर लोगे उतनी जल्दी हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। चलो आंसर देना स्टार्ट करो, की बात ही करोगे। ड्रैगोस रूल भी है, ज्योमेट्री ऑर्बिटल ज्योमेट्री बताना है, ड्रैगोस रूल भी है। वो सब तो स्मॉल स्मॉल टॉपिक्स हैं, 10-15 मिनट में खत्म हो जाएंगे।
बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, समझ रहे हो कि नहीं? ड्रैगोस रूल में क्या आएगा, एक्सेप्शनल बता देंगे ऐसा होता है, उसके बाद बॉन्ड एंगल कंपेयर करना सीख जाओगे। यस, वो भी है हर्षद, तुमने ड्रैगोस रूल को शायद क्लास में पढ़ा हो, अपने स्कूल में पढ़ा हो, है ना? कुछ बच्चों ने पढ़ लिया इधर उधर जो है स्कूल में, कुछ इंटीग्रेटेड में है, सबने अलग अलग जगह पढ़ा है, बट सब कुछ आएगा। सर अगर ऑर्बिटल ज्योमेट्री वेरिएट होगी तो सिर्फ डिस्टॉर्टेड लिख देंगे ना सामने? फिर डिस्टॉर्टेड है, मॉडिफाइड है, इसलिए तो उसको पूछते नहीं है ना। बट एक्चुअली ऐसा होता है कि तुम्हें मान लो शेप याद है और तुम बोल रहे हो कि नहीं यार ऐसा होगा, तो कंफ्यूजन को कम करने के लिए हमने उसको बनाया है ना, बुक्स में और बहुत जगह पे वो उसको नहीं लिखते हैं, लेकिन जो जो रेफरेंस बुक्स हैं, जो जो ऐसे कह सकते हैं जिसके अंदर बहुत ज्यादा थ्योरेटिकली लिखा हुआ है, वहां पे तुम्हें मिलेगा ऑर्बिटल ज्योमेट्री। नहीं तो उसका नाम ही नहीं लेते हैं लोग, कि कंफ्यूज, उसका कोई मतलब नहीं है, क्वेश्चन उसमें नहीं आता। बट हेल्प मिल जाएगी तुमको काफी अगर ऑर्बिटल ज्योमेट्री की बात करते हैं। तो VSEPR चूंकि हमें उसके अंदर लगाना होता है, इसलिए ऑर्बिटल ज्योमेट्री को हम यहाँ पे लाइमलाइट में लाते हैं। हमें पता होना चाहिए कि एक्चुअल में वहाँ पे ऑर्बिटल्स हैं, देन उसके अंदर लोन पेयर आया, फिर रिपल्सन हुए, फिर बॉन्ड एंगल चेंज हुआ और शेप बदल गया मॉलिक्यूल का। चलो BH2 बताओ। लीनियर शेप आएगा, लीनियर। बहुत आसान है, वेरी गुड। चलो सुनो, तो यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं जो भी मॉलिक्यूल है या जो भी आयन है, उसके बाद यहाँ पे लिख रहे हैं हम लोग उसका स्टेरिक नंबर, सिग्मा प्लस लोन पेयर लिख रहा हूँ मैं, वो स्टेरिक नंबर में आ जाएगा समेशन करके। एंड देन हम लोग लिख रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन, और देन हम लोग लिख रहे हैं उसका यहाँ पे ऑर्बिटल ज्योमेट्री, और सबसे आखिरी में हम शेप लिखेंगे, ठीक है? तो ये सर ऑर्बिटल ज्योमेट्री मतलब क्या, फिगर बनाना ना बस? नहीं, लिखना है डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल, डिस्टॉर्टेड सब ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, TBP। हाँ, अपने मन में ही शेप क्या सोचना होगा है। फिर? शेप जो होगा वो लोन पेयर्स को हटा के देख लेंगे, शेप में क्या आएगा। अच्छा वैसा, ओके। वैसा होगा है। यही तो, दैट इज द पॉइंट ना, कि ऐसा लगता है ऑर्बिटल ज्योमेट्री तो शेप नहीं है, कई बच्चे इसमें गलती कर देते हैं एक्चुअली। हाँ सर, अब भी ये हुआ। अभी हाँ, तो यही बात है, उसके लिए ही पढ़ा रहा हूँ। तो ये अगर क्लियर हो जाएगा तो फिर तो बहुत सारी चीजें आसान लगने लगेंगी आगे चल के। तो ना, ये अपना थोड़ा सा सही से बनाओ, मैंने तो बस ऐसे लिख दिया है, मैं तो कहीं पे भी लिखूंगा और उसको तुम मैच करना। ये मॉलिक्यूल लिखा है, तो सबसे पहला अपना BH2 है, तो बताओ सिग्मा कितने हैं इसके अंदर? 2 सिग्मा है 2, लोन पेयर है 0। बेरिलियम के 0 अंदर 4 इलेक्ट्रॉन थे, 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स थे उसमें से, 2,2 उसका हाइब्रिडेशन। तो SP आएगा, हाइब्रिडेशन क्या आएगा? SP 2 सिग्मा 0 लोन पेयर, स्टेरिक नंबर 2। ऑर्बिटल ज्योमेट्री क्या आएगी? लीनियर। शेप भी क्या आएगा? लीनियर, है ना? तो मॉलिक्यूल यहाँ पे बनाना है, अगर ऐसे चुपचाप से ऐसे बना सकते हो ना। दूसरा उसके अंदर हमने लिया है BH2, तुम्हारा हो गया। BH3 क्या है, आंसर बताओ, आंसर तुम लोग बताओ। SP2 आएगा और ट्रायंगुलर शेप। और तो सबसे पहले हमें बनाना है, ट्रायंगुलर शेप आएगा। लोन पेयर 0 आएंगे, SP2 आएगा और ट्रायंगुलर प्लेनर आएगा। जो SP2 वाला होता है उसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करते, ज्यादा ऊपर किया नहीं था। तो बोरॉन जैसे है ना यहाँ पे, तो बोरॉन जो है ये इसके ऑर्बिटल्स हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन लग गया और इनके बीच के जो एंगल्स हैं वो 120 डिग्री हैं। कहने का मतलब है ऐसे, बताओ ये प्लेनर है या नॉन प्लेनर? एक प्लेनर प्लेन होगा सर। प्लेनर होगा। प्लेनर है, तो इसका नाम में ही आ जाता है ट्राइगोनल प्लेनर, या इसका एक और नाम लिखते हैं प्लेनर ट्रायंगुलर। अलग अलग बुक्स में है, इंग्लिश के बेस्ड है, ट्रायंगल से बना हुआ है। हाँ, और इसका शेप भी क्या आएगा बच्चों? सेम आएगा, ट्रायंगुलर लोन पेयर नहीं है इसलिए। हाँ,
सेम ज्योमेट्री है। तो हमारे पास आधे घंटा बचा हुआ है, हाफ एन आवर। जल्दी से हमें 10 निपटाने हैं ये। हो समझ जाएंगे में सर। नहीं? हो जाएगा। उसके 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 बाद अगर टाइम बचता है तो कुछ और बताते हैं तुमको फिर। सर PCL3 पूरा सेम है। PCL3 गलती नहीं करना। हाँ लोन पे है, सॉरी। डिस्टॉर्टेड नहीं, है। SP3 होगा ना? SP3 हाँ गलती नहीं, एक होगा ठीक ना। है। तो यहाँ लोन पेयर छुपे हुए थे, वो तुमने देखे नहीं, है ना। तो यहाँ बच्चों क्या आएगा भाई, अपने पास तो ट्रिक है ना, 5 इलेक्ट्रॉन थे, 3 सिग्मा, एक लोन पेयर, sp3 आया। कितने सिग्मा? तो 3। कितने सिग्मा कितने लोन पेयर से तो हमें पता ही चल गया कि भाई इसका जो PCL3 आएगा, इसके अंदर सिंपल से हमको याद आ गया कि ये वाला हिसाब है। और ये ऑर्बिटल ज्योमेट्री कैसी है, डिस्टॉर्टेड है कि नहीं? पिरामिड, सॉरी शेप पिरामिड होगा ना? और शेप कैसा है? पिरामिडल। ट्रायगोनल पिरामिडल या सिर्फ पिरामिड? पिरामिड है। नहीं नहीं, सही है, ट्राइगोनल पिरामिडल इज नॉट अ बैड थिंग, वो भी सही है भाई। उसका जो बेस है उससे आता है, उसका ऊपर का जो नाम है ट्राइगोनल होगा या स्क्वायर होगा, वो कैसे आता है उसके, बोलो किससे? बेस से। बेस। बेस बेस तो उसका ट्राइगोनल है, बट इसको ट्राइगोनल लिखते नहीं है, ये अलग बात है। लिखते सिर्फ पिरामिडल है या पिरामिड लिखते हैं। तो अब बताओ यहाँ ऑर्बिटल ज्योमेट्री, इसमें फर्क दिखा कि नहीं, डिफरेंस है हाँ कि नहीं सर। है? यस क्योंकि भाई सर। ऑर्बिटल तो इसके पास 4 हैं, बट वो डिस्टॉर्ट हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि उसको दबाया गया है, लोन पेयर एक ने लोन धक्का दिया पेयर है, ने दबा दिया। कुछ किया है। हाँ, तो बॉन्ड एंगल उसका श्रिंक हो गया, कम हो गया, और उसका शेप जो है वो पिरामिडल बचा। क्योंकि लोन पेयर को हम लोग जब भी शेप देखेंगे तो नहीं देखना है, बॉन्ड्स को देखना है। बॉन्ड्स तो हमें इतने दिख रहे हैं, ये और ये, है ना। बताओ ये प्लेनर है कि नॉन प्लेनर? नॉन प्लेनर। सही बात है, 3 डायमेंशनल होता है पिरामिड। ये जो एंगल्स हैं ये प्लेन में है ही नहीं, ये बॉन्ड्स जो हैं वो एक प्लेन में नहीं, 2 अगर एक प्लेन में है तो तीसरा अंदर की तरफ जा रहा है, लाइक दैट। तो 3 हो गए, चौथा क्या था बताओ जल्दी से देख के। बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ से नया शुरू हो रहा है। PCL5 सर D आ रहा है। क्या दिया सर है? ट्रायगोनल बाय पिरामिडल। हाँ, सिग्मा कितने बताओ? 5। हाँ लोन 5 पे 0 0। स्ट्रेट नंबर कितना है? 5। 5। हाइब्रिडेशन कितना आएगा? sp3d। SP3D। ऑर्बिटल ज्योमेट्री क्या आएगी बताओ? क्योंकि एक भी पेयर नहीं। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। हाँ, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ये आएगी ऑर्बिटल तीन ज्योमेट्री। उसके और प्लेन में क्या होंगे। आएगा? सेम आएगा। हाँ सेम ही आएगा। अब ये बनाते कैसे सिखा दिया था उस दिन। यस सर, एक ट्राइंगल हाँ प्लेन सर। में और 2 ऊपर नीचे हाँ परपेंडिकुलर। CL हाँ, इस तरीके से। अच्छा बताओ, अगर ये बॉन्ड लेंथ ए है और ये बी, क्या ए बी सेम होंगे या नहीं होंगे? नहीं होंगे सर। सर अलग होंगे। अलग होंगे। जल्दी बताओ। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, इसमें मल्टीपल करेक्ट भी है। अब तुम बोलोगे सर मल्टीपल करेक्ट कैसे इसमें होगा? तो सी तो है, सॉरी बी तो है ही, ये तो तो है ही। सी और डी। बी तो है ही। और बताओ। सर डी भी होगा। ये होगा। डी भी होगा, वेरी गुड। ए, तो फिर ए तो बिल्कुल भी नहीं होगा और फिर सी भी नहीं होगा, तो बी एंड डी दो ही आंसर हुए ना फिर। हाँ सर। ओके, कैसे होता है ये समझो, है ना। ये तो बताया नहीं ना, ये तो समझाया नहीं ना, अभी कैसे हुआ है, समझो इसको। अच्छा बताओ, ये फॉस्फोरस था और इसके ऑर्बिटल्स ये हैं ऐसे। बताओ इन ऑर्बिटल्स के बीच कितना एंगल है बच्चों? ये जो प्लेन पे है, ये प्लेन पे जो है 120 डिग्री। इससे इस वाले का एंगल कितना है बोलो? 90 डिग्री। अच्छा, जो जो इस ट्राइंगल से, ऐसे अगर ट्राइंगल बनाओ और इसके ये बीच से गुजर रहे हैं, ये परपेंडिकुलर जो है, इनको बोलते हैं एक्सियल। ये एक्सियल पोजीशंस है, यहाँ पे जो ऑर्बिटल्स हैं ये एक्सियल है। और ये ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल जो है वो उसकी तीनों ऑर्बिटल्स एक्चुअली सेम है, तो इसको बोलते हैं
इक्विलेटरल पोजीशंस। सर यहाँ पे इक्वेटोरियल प्लेन भी बोलते हैं ना उसको हाँ, कुछ? इस पूरे प्लेन को इक्वेटोरियल प्लेन भी बोलेंगे। और यहाँ पे जैसे जो बॉन्ड बनेगा, फॉर एग्जांपल ये क्लोरीन, ये किस पोजीशन पे है हमारा? इक्वेटोरियल प्लेन और इक्वेटोरियल पोजीशन है ये। अब बताओ, सिंपल सा चीज पूछ रहा हूँ, रिपल्सन इस वाले ऑर्बिटल पे ज्यादा है या इस पे? दिमाग लगा के बताना। एक्सियल ऑर्बिटल पे ज्यादा है या इक्वेटोरियल पोजीशन पे ज्यादा है? किस पोजीशन पे ज्यादा है रिपल्सन? सर एक्सियल। हाँ एक्सियल एक्सेल में। एंगल कम है ना सर ये? हाँ, यहाँ पे सुनो मेरे पास ध्यान से, इस ऑर्बिटल को कितने ऑर्बिटल 90 डिग्री पे धक्का दे रहे हैं? सब तो नेगेटिवली चार्ज होते हैं ना ऑर्बिटल, 3 हाँ सर। 3 दे रहे हैं ना। और ये वाला कितने डिग्री पे दे रहा है? 180 पे। तो वो तो बहुत कम होगा, दूर है बहुत, कोई बात नहीं। इस पे बताओ, जो जो इक्वेटोरियल होते हैं ये वाले, इस पे बताओ, ये जो दो बचे होंगे, मान लो इसकी बात कर रहा हूं मैं, इसकी, इस वाले की, इसको दोनों कितने पे रिपेल करेंगे? 120 पे और एक 90 पे, सॉरी 290 पे। 290 पे। लेकिन दोनों 90 वाले बराबर रिपेल करेंगे ना? हाँ सर। हाँ, ये ऊपर से उतना ही नीचे से। और ये बचे वाले दो कितने पे रिपेल कर रहे हैं? 120 120। पे। तो बताओ 120 पे रिपेल्सन ज्यादा होगा या जब एक आदमी को 3 लोग 90 पे रिपेल करेंगे? 90 पे। 90 ये पे ज्यादा क्या होगा। होगा? दूर भागेगा, बोलेगा चलो भाग चलते हैं, रिपल्सन कम होगा। दूरी बढ़ने पे रिपल्सन क्या होता है? कम होता है कम ना। होता है। तो ये इलोंगेट हो जाएंगे। ये कैसे हो जाएंगे? इलोंगेटेड ऑर्बिटल्स। कैसे हो जाएंगे ये? खिंच जाएंगे। elongated। समझते हो ना इलोंगेट होना? इलोंगेटेड ऑर्बिटल्स। कौन से वाले इलोंगेट हुए? एक्सियल, इसमें टैग कर दो। एक्सियल वाले लंबे हो गए, इलोंगेट हो गए। क्यों? बिकॉज ऑफ सर पर एंगल से बॉन्ड लेंथ पे क्यों फर्क पड़ेगा? अरे एंगल से बॉन्ड लेंथ पर, इस पे नहीं जाओ। ये है क्या? इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स है कि नहीं? हाँ हाँ सर। और बॉन्ड बनने के लिए क्या होना चाहिए? ऑर्बिटल्स में ओवरलैपिंग होनी चाहिए कि नहीं? हाँ अब तुम्हारा एक्सियल वाला ऑर्बिटल इतना लंबा है, इसकी खुद की लेंथ x है, इसकी खुद की लेंथ y है, ये y के हैं, और ये वाला जो है अपना x का है, काफी लंबा है ये। और यहाँ लिखा है x ग्रेटर देन y। तो अगर दुनिया में कोई भी एटम लाओ, मान लो एक ऑर्बिटल हम लाए, कोई भी ऑर्बिटल p लाए या कुछ भी लाए, इसकी खुद की जो लेंथ है वो z है। अब z से इसको मिलाना है, सेम एटम से, मान लो जैसे क्लोरीन यहाँ पे लगा है, तो बताओ x प्लस जेड की वैल्यू बड़ी होगी या y प्लस जेड की वैल्यू बड़ी होगी? जल्दी बताओ दिमाग लगा के। एक सिंप्लीफिकेशन बता रहा हूं मैं उसका, ओवरलैपिंग का। यहाँ पे लिखा है x प्लस वाई, एक्स ग्रेटर देन वाई। कहाँ पे बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी? बॉन्ड लेंथ कैसे होती है भाई? ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से। तो अगर तुम्हारा y जो है वो x से छोटा है, तो जाहिर सी बात है x प्लस जेड की वैल्यू बड़ी होगी। मतलब जो एक्सियल बॉन्ड लेंथ होंगी वो किस वाली बॉन्ड लेंथ से बड़े होंगे? बोलो, अरे जल्दी बताया करो। इसमें इन PCl5 मान लो अगर बात कर रहे हैं, क्योंकि सेम होना चाहिए। अगर PCl5 की बात कर रहे हैं, सबके लिए अलग अलग होता है। कठिन वाले सवाल भी इस पे आएंगे कभी, आज की क्लास में तो नहीं होंगे वो। ये एक बता रहा हूँ, जब Cl सेम है, जब Z की वैल्यू सेम है, तो क्या इफेक्ट करता है बॉन्ड लेंथ? तो अब बोलो, क्या इलोंगेशन बॉन्ड लेंथ को अफेक्ट करता है? हाँ करेगा ना? बोलो, समझ में आया? क्या इसको लिखाऊं मैं क्या, कि ऐसे समझ जाओगे? समझ गया। सर तो एक्सियल में ओवरलैपिंग ज्यादा होगी क्या? एक्सियल में ओवरलैपिंग ज्यादा होगी ये नहीं बोला मैंने। ओवरलैपिंग तो टाइप ऑफ ऑर्बिटल्स पे नहीं डिपेंड करता है ना भाई। ये इलोंगेट हुआ है, सिर्फ क्या हुआ है? सर, जो elongate। एक्स वाला है उस पे ज्यादा रिपल्सन होगा ना? हाँ, एक्स वाले पे ज्यादा रिपल्सन होगा, इसलिए वो लंबा तो हो गया। बड़ा कैसे? समझा नहीं, फिर बड़ा कैसे होगा? जैसे तुम बताओ, ये मैं तुमको बहुत सिंपल बता रहा हूँ। इसमें इलेक्ट्रॉन भरे हैं, क्या भरे हैं इसमें? इलेक्ट्रॉन, है ना?
इसमें इलेक्ट्रॉन भरे हैं, बताओ रिपल्सन के लिए क्या करना चाहिए इनको? अगर ये बलून्स हैं तो ऐसे नहीं होनेंगे। मिनिमम रिपल्सन के लिए कहाँ पे रिपल्सन कम है? अच्छा वैसे समझा। ठीक नहीं है वो, दे आर इलास्टिक। वो ऑर्बिटल्स को बलून जैसा समझो ना, बलून वो एक्सपैंड करता है एक्चुअली रिपल्सन बढ़ने पे। समझा सर। किसी को डाउट है तो पूछ लो, जैसे इसने पूछा है वैसे बाकी लोग पे पूछ लो भाई, जैसे इसने पूछा ना ऐसे तुम भी पूछो, तभी तो समझ में आएगा, क्योंकि ये बहुत नया है तुम्हारे लिए, ऐसा कभी पढ़ा नहीं है तुमने, ये सब भी होता है। वेरी गुड हर्षद। अच्छा ये बताओ, जो बॉन्ड इलोंगेट हुआ है उसमें ओवरलैपिंग ज्यादा स्ट्रांग होगी या इसमें ज्यादा स्ट्रांग होगी? मतलब इक्वेटोरियल बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होगा, सर ये जेड है क्या पर? एक्सियल वाला, विच इज मोर स्ट्रांग? सर ये जेड क्या है? जेड था जो ऑर्बिटल सीएल का जैसे लेंथ है, उस ऑर्बिटल की जो लेंथ है, सॉरी बॉन्ड लेंथ सर इक्वेटोरियल Bond- बॉन्ड ज्यादा स्ट्रेंथ वाला रहेगा। वेरी गुड। क्यों? क्योंकि उसकी बॉन्ड लेंथ छोटी है, हमने सिखाया था, कितने लोग को याद है? सिखाया था सर। सर सर, इनवर्स पर रिलेशन रहता है बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड स्ट्रेंथ में। सर हेलो सर। हेलो सर।